हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा, आज का क्लास हमारा क्लास 11th के फिजिक्स का एक छोटा चैप्टर है। उसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसके बाद जो आपको मिलने वाला वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि बड़ा है, 3 पार्ट में है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड एट रेस्ट। बट आज हम लोग कवर करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब इसमें सॉलिड का स्टडी करेंगे। बेसिकली इस क्लास का जो मेन टॉपिक है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, और यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन टॉपिक पे हमको बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स और इंटर पार्टिकल फोर्स। समझिए, किसी एलिमेंट में एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, किसी एलिमेंट में एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, इंटर एटॉमिक फोर्स। किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स। और किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, ये इंटर पार्टिकल फोर्स। फिर से हम लोग देखते हैं, किसी एटम में, किसी एलिमेंट में एटम्स के बीच, किसी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच और किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे वो होल्ड है या जुड़ा हुआ है, आपस में बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स और इंटर पार्टिकल फोर्स। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं सब। चलिए, तो हमारा आज का क्लास है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें पहला है इंटर एटॉमिक फोर्स, दूसरा इंटर मॉलिकुलर फोर्स, तीसरा इंटर पार्टिकल फोर्स। इन तीनों का डिफिनेशन एक जैसा है, केवल पार्टिकल्स बदलता है। इसमें फोर्स लगता है एटम्स के बीच, कहां? एलिमेंट में। इसमें फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच, कहां? उभय कंपाउंड में। इसमें फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच, कहां? सब्सटेंस में। तो इन सबका डिफिनेशन मैंने एक में लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स बोलिए, मॉलिक्यूल्स बोलिए या पार्टिकल्स बोलिए। एटम्स बोलिएगा तो इन एलिमेंट, या मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो इन कंपाउंड, या पार्टिकल्स बोलेगा तो इन सब्सटेंस। तो तीनों का डिफिनेशन एक में है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन एलिमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इन सब्सटेंस। इट इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिक बॉडी क्या है। इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी, इसको समझिए जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक रबर हो, रबर बैंड जो जिससे बालून बंधा जाता है, मिठाई पैक करने वाला जो रबर है, अगर इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो वो स्ट्रेच होती है, बाहर हो गई। अगर यही फोर्स को हम छोड़ दें और वो रबर अगर अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लिया, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया, तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी और गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा देने से, बाहरी फोर्स लगा देने से अगर बॉडी स्ट्रेच होता है, बॉडी का शेप डिस्टर्ब होता है, और यही फोर्स को छोड़ देने के बाद अगर वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, इस टाइप के बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी और गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। मैंने क्या बोला है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a body regain its original configuration। configuration में लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। when external force acting on it is removed, it is the property of a material, it is the property of a body by virtue of which, जिस गुण के कारण बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी पुनः प्राप्त कर ले इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज रिमूव्ड। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया, अगर उसको मैं रिमूव कर दूं और बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, तो इस टाइप की बॉडी को इलास्टिक बॉडी और गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बट एक अगर 100% अपना शेप को रिगेन करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, मतलब पूरी तरह से अपना शेप को रिगेन कर ले, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट देयर इज नो बॉडी व्हिच इज 100% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो कि 100% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो, बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती ही है। बट एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर इज नियरली क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब दुनिया में ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो कि 100% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो। बट एक एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर इज नियरली क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी।
तो देखिए 3 फोर्स का हम बात किए हैं। किसी बॉडी का शेप को डिस्टर्ब करने के लिए, खींचने के लिए जो फोर्स आप लगाते हैं वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स को ही बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बट अगर ये फोर्स हम छोड़े तो बॉडी अपना शेप में आने के लिए जो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है वो होता है रिस्टोरिंग। एक्सटर्नल ही डिफॉर्मिंग है, इसके अगेंस्ट में जो लगता है रिस्टोरिंग। तीनों फोर्स आपस में बराबर होती है, जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही रिस्टोरिंग होगा। आप किसी रबर को खींच के देखिए, आप जितना खींचेगा उतना ही तो अंदर खींचेगा। तो आपने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल है या डिफॉर्मिंग है, वो जो अपना शेप में लाने के लिए फोर्स खुद लगा दिया वो रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये तो हो गया हमारा इलास्टिक बॉडी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिक बॉडी और गुण प्लास्टिसिटी, अगर अपना शेप को रिगेन करता है तो इलास्टिक बॉडी, और नहीं करता है तो प्लास्टिक बॉडी। तो which do not regain its original configuration, इसी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, केवल आप डू नॉट लगा दीजिए, डू नॉट रिगेन। तो which do not regain original configuration when external force removed, when external force removed, अगर हम बाहरी फोर्स को हम रिमूव कर दें, बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पा पाता है, तो इस टाइप की बॉडी को प्लास्टिक बॉडी, गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ऑल बॉडीज पर प्लास्टिक बॉडी, जब दुनिया में कोई बॉडी इलास्टिक है ही नहीं 100%, तो सारे कुछ ना कुछ प्लास्टिक होंगे। तो मैंने एग्जांपल में लिखा ऑल बॉडीज प्लास्टिक बॉडी, बट वेट क्ले, भींगा क्ले, पैराफिन वैक्स, इट इज वेरी प्लास्टिक बॉडी, बहुत ज्यादा प्लास्टिक बॉडी होता है। इस सबको अगर हम स्ट्रेच कर दें तो अपना शेप को बिल्कुल ही रिगेन नहीं करता है। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी। अब हम लोग मिलते हैं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस, स्ट्रेस किसी बॉडी का शेप को डिस्टर्ब करने के लिए आप क्या लगाते हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो वही एक्सटर्नल फोर्स या तो डिफॉर्मिंग फोर्स या तो रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल ही डिफॉर्मिंग है, डिफॉर्मिंग ही रिस्टोरिंग होता है। तो द एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर कोई भी फोर्स आप डाल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स बाय एरिया। यूनिट हो गया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर हम लोग निकाल के दिखाएं तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और एरिया का स्क्वायर एक अलग से घटा m1l-1 t-2। स्ट्रेस दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को ही कहते हैं टेंसाइल और टेंजेंशियल को ही कहते हैं शियर। और नाम याद रखिए, नॉर्मल स्ट्रेस को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और टेंजेंशियल को शियर स्ट्रेस। अब हम लोग दोनों स्ट्रेस को देखते हैं। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, आइए नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बट अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर हुआ तो, जैसे कोई तार है, मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया परपेंडिकुलर, या तो ऊपर लगा दिया, मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूंगा तो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा दूंगा सरफेस के अलॉन्ग तो हो जाएगा मेरा दूसरा वाला स्ट्रेस, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल स्ट्रेस। The restoring force acting per unit area perpendicularly, perpendicularly। इस पिक्चर को देखिए, एक और बॉडी है, इस पे एक फोर्स मैंने लगाया F, ये फोर्स दो भाग में रिजॉल्व हो गई, दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट। क्योंकि ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने फोर्स लगाया, तो दिस कंपोनेंट इज F cos थीटा, ऊपर वाला F sin थीटा। तो ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर फोर्स। तो नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा फोर्स लेना है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू F by area, फोर्स बाय एरिया। बट फोर्स कैसा है, नॉर्मली या परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलरली फोर्स क्या है, F sin थीटा, तो F sin थीटा बाय एरिया। ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंसाइल स्ट्रेस। बट टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बट फोर्स होना चाहिए टेंजेंशियली। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियली या अलोंग द सरफेस, और फोर्स का था F cos थीटा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया हमारी F cos थीटा बाई एरिया। तो हमने देखा स्ट्रेस दो टाइप की है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब हम लोग मिलते हैं स्ट्रेन में। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का मतलब है किसी बॉडी पे अगर मैंने स्ट्रेस लगाया, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, लंबाई चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोलते हैं तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, शेप, साइज कुछ भी हो सकता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कटेगा, नो यूनिट। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यूनिट कटेगा। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब स्ट्रेन हमारे पास तीन टाइप की होती है। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चेंज इन बाय चेंज इन तो है, बट क्या चेंज है, लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ है। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, मान लेते हैं किसी रड का लेंथ है L, बिफोर
खिंचाव से पहले, जब इसमें मैंने खिंचाव किया तो इसका लेंथ हो गया L प्लस डेल L, तो लंबाई चेंज कितना हुआ डेल L, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल L बाय L। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, क्या नाम है इसका, टेंजेंट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल V बाय V, बट हम माइनस दिखा रहे हैं कि अगर फोर्स में लगाऊंगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो माइनस साइन इंडिकेट दैट वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन बॉडी कंप्रेस, अगर बॉडी को मैं कंप्रेस करूंगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया माइनस डेल V बाय V, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। बट एक तीसरा स्ट्रेन है शियर स्ट्रेन, ये कोई चेंज नहीं है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आपने देखा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसमें देखा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है, ये एंगल है। इट इज द एंगल थ्रू विच a face originally perpendicular to the fixed face is turned when a tangential force is applied। अब इसको समझना होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टीना का डब्बा है, इसका फेस का लेंथ है L, अगर मैंने उसमें एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया F, तो इससे ये टर्न फेस हमारा टर्न हो गया, और ओरिजिनल फेस के साथ और टर्न फेस के साथ एक एंगल बन गई थीटा, तो वही थीटा हमारा है शियर स्ट्रेन। देखिए ओरिजिनल फेस और मैंने इसको एक फोर्स लगा के टर्न किया, ऐसे किया, तो ओरिजिनल फेस और टर्न फेस के बीच में जो एंगल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो इट इज द एंगल थ्रू विच ए फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस इज टर्न व्हेन ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि अगर ये हमारा थीटा है और हटा है मेरा अगर डेल एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा डेल एक्स और लेंथ हमारा है एल, तो थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाय एल। तो ये तो था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और शियर स्ट्रेन एक टाइप का एंगल है जो कि ओरिजिनल फेस और टर्न फेस के बीच में बनती है अगर उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन। स्ट्रेस का वेरिएशन स्ट्रेन के साथ, मतलब स्ट्रेन का वेरिएशन स्ट्रेस के साथ, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस। चलिए अब एक पिक्चर को हम आपको पहले दिखाएंगे। इस लाइन पे मैंने चलाया स्ट्रेन, ऊपर के लाइन पे है स्ट्रेन। शुरू में अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। अगर मान लो किसी बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो उसका स्ट्रेन भी हुआ, उसका लंबाई चेंज हुआ, और स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है। यानी कि O A B C D 4 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। O तो इनिशियल पॉइंट हो गई, ए पॉइंट को बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तभी तक होगा। मैंने आप स्ट्रेस लगाओ बॉडी स्ट्रेन होती है, आप बॉडी में स्ट्रेस लगाओ बॉडी में स्ट्रेन होती है, बॉडी तभी तक होगा जब तक बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर में है, माने ए तक है। तो अगर किसी तार पे मैं एक लोड लगाते, जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसमें कोई लोड लगा दिए, तो पत्थर बांध दिए, तो एक स्ट्रेस तो दिया, इसमें स्ट्रेन होगी, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, बट एक रेंज तक, इन लिमिट, ये लिमिट तक ही होता है। तो अगर किसी वायर में मैंने लोड लगाया, मतलब उसने एक्सटेंशन किया, तो बॉडी खिंचाया, अगर लोड को हम रिमूव कर दें तो बॉडी रीगेन ओल्ड शेप, बॉडी रीगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और लेकिन ये तभी तक होगा जब तक आप लिमिट के अंदर रहेंगे, विदिन इलास्टिक लिमिट। और ये ग्राफ दिखाता है O से लेके A तक, O से लेके A, माने A हो गया हमारा लिमिट पॉइंट, स्ट्रेस तो स्ट्रेन भी, स्ट्रेस तो स्ट्रेन भी, ये तभी तक होगा जब तक हम लोग लिमिट के अंदर में रहेंगे। लेकिन अगर मैं A से B में स्ट्रेस करता हूं, थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ाता हूं, मतलब A से B का पॉइंट को अगर देखी जाए तो यहां बॉडी नॉट गेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली। अगर बॉडी को हम और स्ट्रेस कर दें A से लेके B तक, तो बॉडी में मैं देखता हूं कि फोर्स हटाने के बाद अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर रहा है, पूरी तरह से रीगेन नहीं कर रहा है। अब बॉडी पे अगर हम सारा फोर्स हटा दें तो आता है, बट इस लाइन को फॉलो करते हुए आता है। इसका मतलब है बॉडी थोड़ा सा परमानेंटली स्ट्रेन हो चुका है। अगर इलास्टिक लिमिट तक रहता, अंदर में रहता, तो ओरिजिनल पॉइंट पे आता, लेकिन जब मैंने A से लेके B तक किया तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। A से लेके B तक में जब स्ट्रेस किया, बॉडी नॉट गेन ओरिजिनल, परमानेंट स्ट्रेन उसमें हो जाती है। O से O डैश में कॉल्ड परमानेंट सेट, इस पॉइंट को बोलते हैं परमानेंट सेट पोजीशन। यानी कि अब आपका बॉडी में कंटिन्यू स्ट्रेन हो चुका है, परमानेंट स्ट्रेन हो चुकी है, अब कभी ओरिजिनल शेप को नहीं लाएगा। बट अगर स्ट्रेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, B से C करते हैं, थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर हम आप बढ़ा देंगे B के बाद C में, तो
लार्ज स्ट्रेन वो दिखाएगा, माने थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर हम दिखाते हैं तो लार्ज स्ट्रेन दिखाएगा सी के अराउंड, सी के पास। और अब बॉडी में कुछ फ्लोइंग टेंडेंसी आ जाएगी, बॉडी फ्लो लाइक विस्कस फ्लूइड जैसा बॉडी फ्लो करने लगेगा, थोड़ा सा भी स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन करेगा, और इस पॉइंट को बोलेंगे इल्ड पॉइंट। तो सी पॉइंट हमारा हो गया इल्ड पॉइंट। लेकिन अगर इल्ड पॉइंट के बाद भी स्ट्रेस अगर हम लोग बढ़ाते हैं सी से डी में तो बॉडी चला जाएगा स्ट्रेस, मतलब बॉडी हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। अब यानी कि बॉडी अब आपके ऑलमोस्ट टूट जाएगी। तो O से A विद इलास्टिक लिमिट था, A से लेके B तक किया तो अब बॉडी परमानेंटली सेट हो गया, मतलब परमानेंट सेट हो गई। B से C करेंगे तो अब उसमें फ्लूइड वाली टेंडेंसी आ गई जो कि यील्ड पॉइंट है, और C से D में चले जाएंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये था स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन का वेरिएशन, जो कि ग्राफ और पॉइंट से जाके आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में माने हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोला? विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक आप लिमिट के अंदर में है। तो विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली को हटा के कांस्टेंट लगाया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और यही के को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या था? पीछे देखे थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस जैसा, डायमेंशन भी m1 l-1 t-2 स्ट्रेस जैसा, बट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास तीन टाइप की है। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय y, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय k, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय ईटा। अब एक बात देखिए, यंग्स हो या बल्क हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, है तो सब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यानी कि इसमें भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, इसमें भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, इसमें भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, बट कौन सा? एक हिसाब है मेरा फर्स्ट बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड। फर्स्ट स्ट्रेस और फर्स्ट स्ट्रेन, इसमें फर्स्ट स्ट्रेस और सेकंड स्ट्रेन, और इसमें सेकंड स्ट्रेस और थर्ड स्ट्रेन। फर्स्ट स्ट्रेस था नॉर्मल, सेकंड था टेंजेंशियल, और फर्स्ट स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड है वॉल्यूम और थर्ड है शियर। तो चलते हैं पहला में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हो गया फर्स्ट बाय फर्स्ट, स्ट्रेस का फर्स्ट और स्ट्रेन का फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, f बाय a और del l बाय l। जब फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड मैंने किया, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड किया, तो fl बाय a del l। अब f को कर दीजिए mg, l तो l है, एरिया की जगह पे पाई r स्क्वायर, बगल में del l है। अगर हमको बॉडी का मास पता हो, लेंथ पता हो, रेडियस उसका पता हो, लेंथ कितना चेंज किया, तो इसी में से कुछ एक वैल्यू आपको देगा, एक वैल्यू आपसे पूछेगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, अलग अलग मटेरियल का y का वैल्यू अलग अलग होता है। जिस मटेरियल का y का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उसको स्ट्रेच करने में हमको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ y ऑफ द बॉडी, लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट। y का वैल्यू ज्यादा, स्ट्रेच करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारा फर्स्ट बाय सेकंड है। It is the ratio of normal stress to volume strain. It is the ratio of normal stress to volume strain. K is equal to normal stress by volume strain, F by A और del V by V, बट यहाँ पर माइनस था क्योंकि वॉल्यूम छोटा हुआ था कंप्रेस करने पे। F by A del V by V, अब फर्स्ट को सेकंड थर्ड किया तो माइनस F V by A del V, और F by A क्या बन गया हमारा? रेशियो। तो माइनस पी भी बाई डी भी, माइनस पी भी बाई डेल भी। और यहाँ माइनस दिखाता है कि अगर बॉडी पे प्रेशर हम लगाएं तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा, तो माइनस ये दिखा रहा है। तो ये था हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट इसमें वर्ड है कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड बाय बी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान दीजिए, कंप्रेसिबिलिटी इसी के अंदर एक टर्म आती है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, उल्टा ऑफ। तीसरा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा से डिनोट होता है। It is the ratio of second by third. It is the ratio of tangential stress to shear strain. Tangential stress to shear strain. F by A और del X by L, ये थीटा था हमारा, shear strain को थीटा से डिनोट किया, तो del X by L, तो इसको फर्स्ट को सेकंड थर्ड करते हैं तो हो जाएगा FL by A del X। तो ये था हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमने यंग्स देखा, बल्क देखा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखा। जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे क्लास में देखे हैं तो फर्स्ट बाय फर्स्ट, फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय थर्ड से आपकी बात हो जाएगी।
पॉइसन रेशियो क्या है, एक वर्ड है इसमें पॉइसन रेशियो। क्योंकि रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ था, लेटरल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो फर्स्ट को सेकंड थर्ड किए तो यहाँ पर हो गया डेल डी एल बाय डी डेल एल, बट यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि अगर उसका लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, लेंथ बढ़ेगा वायर का तो डायमीटर घटेगा, तो यहाँ पर माइनस। अब एक लास्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है थोड़ा इंपोर्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो मान लिया कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ L, their area of cross section A, if F force applied on it then their length increase छोटी l। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ है m, ओरिजिनल एरिया है A, अगर मैंने एक फोर्स लगाया F तो इसका लंबाई बढ़ा छोटी l, ये है ओरिजिनल लेंथ और ये है बढ़ा हुआ लेंथ। तो पहले निकालते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बढ़ा हुआ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है F बाय A। यहां से निकाल लो यंग्स मॉडुलस, तो y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस हमारा हो गया F बाय A और स्ट्रेन हो गया छोटी l बाय l। फर्स्ट फोर्स सेकंड थर्ड कर देते हैं और यहां से फोर्स निकाल लीजिए, ये वाली फोर्स F इक्वल टू y a l I l, ये हो गया बढ़ा हुआ लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ। अब चूंकि हमको एनर्जी निकालना है तो वर्क निकालना होगा। इफ वायर स्ट्रेच dl, अगर वायर को dl स्ट्रेच और हम थोड़ा सा कर दें dl, तो इस स्ट्रेच में कितना वर्क करना पड़ा। इफ वायर dl स्ट्रेच देन वर्क डन, तो dw इक्वल टू f dx, जैसा हमारे मुंह में है तो dw इक्वल टू f dl, तो dw इक्वल टू f को उठा के ले आओ, y a छोटी l बाय l, y a छोटी l बाय l, बगल में dl है। अब हमको dw नहीं, हमको तो w चाहिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dw का इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेट करें 0 से लेके l तक, क्योंकि लंबाई चेंज तो हमारा छोटी l है, यहां तक लंबाई हमारी 0 थी, बढ़ी हुई नहीं है, और ये लेंथ है, तो 0 से लेके l तक। इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट को आप निकाल दीजिए, तो y a बड़ी l निकल गई, l dl को जब इंटीग्रेट किया तो मिला L2/2 या L²/2, इंटीग्रेट करने के बाद मिला L²/2, लिमिट भी लगाया तो यही होगा। तो dw का इंटीग्रेशन w को इधर इंटीग्रेट करके देखा तो y a l और इंटीग्रेट किया तो दिस इज L²/2। आप इसको अच्छा से लिखते हैं, हाफ को आगे कीजिए 1/2, y a छोटी l बाय l, y a छोटी l बाय l, बगल में एक l बचा। ये क्या है गौर करो, ये है फोर्स, ऊपर में देखिए फोर्स है, तो हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग फोर्स खींचने वाला फोर्स, बगल में l है मतलब चेंज इन लंबाई में एक्सटेंशन, तो w इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, तो w इज इक्वल टू f इंटू l। अब दिस वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, यही जो वर्क है वायर के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब बट एक चीज और है पोटेंशियल एनर्जी में, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मैंने वर्क डन निकाला या पोटेंशियल एनर्जी निकाला, बट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे हम लोग कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, हाफ इंटू y a l स्क्वायर बाय l, y a l स्क्वायर बाय l और इंटू 1 बाय वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना होगा, हाफ को मैंने छोड़ा, y a l स्क्वायर बाय l, अब वॉल्यूम की यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, अब एक एरिया को इस एरिया से काट दीजिए, अब क्या बचा हाफ y, ऊपर भी छोटी l स्क्वायर नीचे भी बड़ी l स्क्वायर हो गई, तो हाफ इंटू y इंटू l स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ बट स्क्वायर है तो स्ट्रेन का स्क्वायर, तो हाफ y की जगह पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और बगल में स्ट्रेन का स्क्वायर है, एक स्ट्रेन को एक स्ट्रेन से काटेंगे तो क्या मिला, हाफ इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ध्यान दीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, रियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, W इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन। तो दो फार्मूला आपको अगल बगल दिख रही है, दोनों में एनर्जी है या वर्क है, बट ये है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये था वर्क डन हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो ये तो आपको इलास्टिसिटी का पूरा काम हुआ, लेकिन जाते जाते कुछ एप्लीकेशन,
ब्रिज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। कोई भी पुल, जैसे हमारा खुसरो का हिंदुस्तान पुल, तो कोई भी पुल काफी लंबे टाइम के बाद अनसेफ डिक्लेयर कर दी जाती है, करीबन 20 साल 50 साल 100 साल के बाद अनसेफ, क्योंकि कंटिन्यूस पे गाड़ी चलती है तो कंटिन्यूस में स्ट्रेस स्ट्रेन होता रहेगा, तो एक समय इल्ड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ब्रेक होने लगेगी। तो ब्रिजेज आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीन परमानेंटली डिफॉर्म आफ्टर लॉन्ग यूज। कोई भी मशीन का पार्ट, कोई गाड़ी का पार्ट, सिलाई मशीन का पार्ट लंबे टाइम के बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। रोप ऑफ क्रेन डिफॉर्म आफ्टर लॉन्ग यूज। क्रेन के रोप का क्या काम है? गाड़ी को उठाना छोड़ना, कहीं गाड़ी को लोड उठाना छोड़ना, जो गाड़ी गिर गया है उसका भी रोप एक लंबे टाइम के बाद ब्रेक हो जाती है या तो उसको डिफॉर्म हो जाती है। बेंडिंग ऑफ बीम, बड़े बड़े बिल्डिंग में बीम आपको दिखेगा अक्सर थोड़ा बैंड होता है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस। या तो और कभी आप सुने होंगे कि बहुत सारा फौजी लोग, हमारा सोल्जर्स लोग अगर किसी पुल को पार कर रहे हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि अपना पैर को आप नॉर्मल में चलिए। अब वहां पे आप कदम ताल फुट मार्च आपको नहीं करना है, क्योंकि एक साथ अगर 50-100 फौजी फुट मार्च करेगा, एक साथ अगर फोर्स लगाएगा तो पुल में डैमेज होने की संभावना ज्यादा है। तो आप ग्राउंड पे फुट मार्च करते हैं, हमारा फौजी चलते हैं, लेकिन अगर वो पुल पार कर रहे हैं तो कमांडर उसको आदेश देगा कि आप यहाँ नॉर्मल चाल चलिए और फिर पुल पार होने के बाद आप अपना फुट मार्च कर सकते हैं। तो दीज आर एप्लीकेशंस। तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। कुछ टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप अलट पलट के 1 से 2 बार देखिए, बट मेरा फोकस है कि आप इसका नोट्स बनाइए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। टॉपिक था स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस, उसके बाद हुक्स लॉ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसंस रेशियो एंड पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच वायर। और फिर उसके अंदर था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कुछ एप्लीकेशंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।